नमस्ते, आपका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। तो AIPGT हो चुकी है, संभवतः आंसर की भी आ चुकी होगी। जब आप मुझे आज सुन रहे होंगे इस एपिसोड को, तब तक आंसर की आ चुकी होगी और आप ये तय करने में लगे होंगे कि अब कहाँ प्रवेश लिया जाए, वेयर टू गेट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स and as per your choice of the institute, as per your choice of discipline or the subject. So friends, this is the time when you have to take a decision, and this decision will affect you lifelong. I repeat, this decision of yourself will affect you lifelong. So be careful, be precautious, investigate everything like CBI investigate. I mean, not nowadays CBI. Yes, the CBI, the real CBI. In that way. So, investigate the institute, investigate the individual, investigate yourself and take the decision. राइट तो आज ये कंक्लूडिंग एपिसोड है, सील द सीट। इसको मैंने एक नाम दिया, जैसे कि एक हमारा कॉमन सीरीज चल रही है, ब्रश द बुशेस, कि मतलब क्लियरिटी की ओर आई है। और आज फाइनली यू हैव टू सील द सब्जेक्ट। I tried my level best to analyze the things known to me personally, available to me with the informations provided by the expert. I had several rounds with the expert from all over country, and then I made opinion on the basis of my experience and the input. And then I spoken these 5, 6, 7 series. Okay, today is the last. लेकिन आज किसी सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे। कुल मिला करके एक ही तरह से कंक्लूडिंग बातचीत होगी हमारी आपकी, फॉर द सीलिंग ऑफ द सेलेक्टिबिलिटी ऑफ योर डिसिप्लिन और द सेलेक्टिबिलिटी ऑफ योर सब्जेक्ट। राइट सर एंड मैडम। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ और ख़ुद का ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि इसमें कोई मिक्सर नहीं होगा। क्योंकि आप बहुत सारे आपने लोगों ने ऐसे ट्रायल्स सुने होंगे कि लाइन में 10 लोग 100 लोग खड़े हैं, एक को इशारा किया गया कि पीछे वाले को तुमको ये बताना है, वो देख नहीं रहा होता है। तो 100वें आदमी तक पहुँचते पहुँचते या 50वें आदमी तक पहुँचते पहुँचते को पूरा का पूरा वो सिग्नलिंग ही बिल्कुल अलग हो चुका होता है। तो इसलिए किसी अन्य दृष्टांत के बगैर मैं अपना ही दृष्टांत आज देता हूँ आपको। यानी कि आज आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या भविष्य में AIPGT देंगे तब एडमिशन लेंगे, इंटर्नशिप में होंगे या जो भी आपके स्टेज हो, as per your admission year of selection in the BAMS course. Friends, when I was in the MD first year back 1995, my admission is of the 1994 batch, July 1994, and in that session I was up to the June 1995, I was in the first year. हुआ क्या था कि चिकित्सा अधिकारी राजस्थान लोक सेवा आयोग से पद निकले थे। शायद जो लोग, कुछ बड़े लोग सुन रहे हों भूलवश इन एपिसोड्स को, तो उनको भी याद आ जाएगा। सभी लोग फॉर्म भर रहे थे, हम भी फॉर्म भर दिए। कह रहे चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी आई है राजस्थान में, फॉर्म भरना है। तो नागार्जुन डॉक्टर हॉस्टल BHU में हम लोग रहा करते थे, मास ही फॉर्म भर रहा था।
आज ना मैं कहता हूँ कि नहीं आप पीजी कर रहे हैं तो एमओ मत बनिए। उस समय मैं भी भरा था एमओ का फॉर्म, फर्स्ट ईयर में था, क्योंकि यूपी में 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी। अब आ रही है, रेगुलर वैकेंसी आ रही है, उत्तम प्रदेश हो गए हैं हम। लेकिन उस समय जब हमने बीएमएस में एडमिशन लिया था तब वैकेंसी आई थी, और उसको देख करके बहुत सारे लोग एडमिशन लिए थे, करीबन 900 थे। उसके बाद 10 साल तक वैकेंसी नहीं आई। तो चलिए राजस्थान का फॉर्म भर दिया गया चिकित्सा अधिकारी का। और उस ज़माने में इंट्रेंस टेस्ट वगैरह कम होते थे। इंटरव्यू के लिए कॉल आई, बुरिया बिस्तर उठाए, हम पहुंच गए अजमेर। बहाना ये भी कि अजमेर शरीफ का इबादत भी कर लेंगे, पुष्कर भी चले जाएंगे, एक टूरिज़्म हो जाएगा। तो यहाँ से बीएचयू से हम 3 लोग गए। उस सबका डेट्स अलग अलग आ रही थी, तो बाय द वे एक डेट एक साथ थी। तो मैडम प्रोफेसर अंजना सक्सेना, जो इस समय हमारी सीनियर रहीं यहाँ पर बीएचयू में, इस समय भी सीनियर हैं और प्रस्तुति तंत्र में संपूर्णानंद में हैं के पद पर। और हमारे मित्र, हमारे बैचमेट डॉक्टर अजय कुमार जी, जो स्वस्थवृत्त में, हम 3 लोग एक साथ अजमेर पहुँच गए साहब। इंटरव्यू देने भी पहुँच गए कमीशन में। तो देखिए कमीशन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझसे क्या कहा गया वो आज बहुत ही रिलेवेंट है। और मैं 3 व्यक्ति थे, उसमें 2 विशेषज्ञ थे, निश्चित रूप से उदयपुर या जयपुर के आयुर्वेद संस्थानों के विद्वान रहे होंगे, मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ। और एक कमीशन के मेंबर थे जो कि अध्यक्ष रहे होंगे उस सिलेक्शन चयन समिति के। तो सुबह सुबह का वक्त था, अल्फ़ाबेटिकली ये नाम है, देखिए हम सब ये वाले थे। तो कमीशन के मेंबर तो अखबार पलट रहे थे और हाँ स्मोकिंग भी कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। दोनों विद्वानों ने प्रश्न पूछे, हमने अपनी क्षमता के अनुरूप उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया और वो संतुष्ट हुए। फिर कुछ जीएस के सवाल पूछे मेंबर चेयरमैन साहब ने, यानी कि मेंबर आरपीएससी ने, उनको भी बताया, क्योंकि भाई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, जो कि किसी ज़माने में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कही जाती थी, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही था हमारे ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर है ही, आज भी है। तो पीसी बनर्जी छात्रावास ही रहे हम, प्रयागराज आज का और उस समय का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। चलिए, तो मुझे उत्तर क्या मिला सुनने को, बस यही बताना है आपको। और आयुर्वेद वाले विशेषज्ञ महोदय में से एक ने कहा, लंबे से थे, गोरे से, उन्होंने कहा, नाम से ही संबोधित किया जहाँ तक मुझे याद आता है, अच्छा तो आप देखिए बीएचयू से एमडी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर है आपका। मैंने कहा हाँ सर। तो आपने प्रश्नों का उत्तर तो बहुत अच्छा दिया। हमने कहा सर धन्यवाद। अरे भाई एंट्रेंस टेस्ट पास किए थे, अभी सभी विषय दिमाग में थे, हो गया, लह गई, उत्तर सब दे लिए। हाँ, साक्षात्कार तो लहने पे ही होता है, क्योंकि वो टेबल के उधर वाला आदमी क्या पूछे क्या पता। अब तो साक्षात्कार लेते देते एक श्रृंखला गुजर गई, तो अब तो और अच्छा अनुभव है कि कहाँ कब कैसे कोई फंसता है और कहाँ किसको कैसे फंसा देना है। एनीवे, चलिए कुछ, मैंने कहा ना कि आज कंक्लूसिव सेंटेंस में बात करूँगा। तो उन्होंने कहा मुझसे, देखिए महान संस्थाएं महान व्यक्तित्वों का निर्माण करती हैं, महान संस्थाएं महान व्यक्तित्वों का निर्माण करती हैं, महान व्यक्तित्व महान संस्थाओं का निर्माण करते हैं, महान व्यक्तित्व महान संस्थाओं का निर्माण करते हैं। एक साथ बोलें तो महान संस्थाएं महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और महान व्यक्तित्व महान संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और आप का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और आप एक महान संस्था में पीजी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। आप अपना भविष्य और कहीं बनाइए। आपका चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन योग्यता होते हुए भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप इससे डिसअपॉइंट मत होइएगा। ये चयन समिति ने मुझे वहीं का वहीं कह दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतना साफ साफ आपको कोई कह रहा है। कहा कि यू आर क्वालिफाइड, यू आर
able to get selection as a medical officer in this through this commission, but we are not selecting you. We are seeing something, some potency in you, and we want to see you somewhere else in Ayurveda. और ये कह के उन दो महान विद्वानों ने, जिनका मैं नाम नहीं जानता, उनका पुनः नमन करता हूँ, 1995 में लोक सेवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से हमें विदा कर दिया। मैं भी बहुत खुश आया, क्योंकि ये सेंटेंस मैं आज भी याद रखता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं हुआ रिजल्ट आया, मेरा नाम नहीं था, क्योंकि मुझे तो बता ही दिया गया था कि आपका चयन नहीं हो रहा है। बड़ा खुश। और वाकई देखिए, ये घटना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे जीवन में, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर सपोज करिए कि मैं चिकित्सा अधिकारी सेलेक्ट हो गया होता, उन दो विद्वानों ने आयुर्वेद के मुझे चिकित्सा अधिकारी सेलेक्ट कर दिए होते, और उत्तर प्रदेश से तमाम लोग हुए थे उस समय जो आज भी वहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हो गया होता, क्या होता भाई? पीजी तो छोड़नी पड़ती, सरकारी नौकरी का लालच, हाँ सरकारी नौकरी का लालच, पीजी छोड़ करके आज कहीं जिला स्तर के अधिकारी होते अपने राजस्थान में। पधारो हमारो देश, बढ़िया राजधानी हो चुके होते अब तक। वैसे तो संस्कृति से हम सब लोग हरि प्रदेश के हैं, और मैं राजस्थान के किस क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में गया हूँ, मेरा सौभाग्य, कई बार गया हूँ, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बहुत सारी जगहों पर, इंटीरियर पार्ट्स में भी, कई कारणों से, कई उद्देश्यों से। तो देखिए, इसी को डेस्टिनी कहते हैं मित्र। और वो जो विज़न था हमारे उन दो विशेषज्ञों का, जिन्होंने मेरा चयन नहीं किया चिकित्सा अधिकारी के पद पर, ये सारी क्रेडिट उनको है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। टर्निंग पॉइंट, ठीक है, बीच में ढेर सारी घटनाएं हुई हैं, ढेर सारी मेहनत हुई है, लेकिन अब जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं तो कुछ ऐसा ही डिसीजन आपको लेना है। इसलिए मैंने ये आपको कहानी सुनाई। महान संस्था, देखिएगा आपका इंस्टीट्यूट क्या है, और महान व्यक्तित्व, ये भी देखिएगा। एक महान संस्था में कई तरीके के व्यक्तित्व हैं, और एक महान व्यक्तित्व आपको किसी, मैं इसको बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट दे रहा हूँ, किसी ऐसी भी संस्था में मिल सकता है जहाँ पर जो कि बहुत सारे लोगों की नज़र में महान न हो, लेकिन वो व्यक्तित्व वहाँ पर सितारों की तरह से उस क्षेत्र में चमक रहा हो। तो देखिए, आपको पीजी करनी है तो आपको व्यक्तित्व भी देखना है कि आप किसके साथ करने जा रहे हैं, आपको संस्था भी देखनी है कि आप किसके साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका निश्चित प्रभाव तो पड़ेगा ही आपके करियर पर। कि महान संस्थाएं, महान व्यक्तित्व, खाली संस्था, पहले भी कहता रहा हूँ, 50% आप, 25% संस्था, और 25% सुपरवाइज़र, और सबसे अधिक रोल सुपरवाइज़र का माना जा सकता है आपके सर्वांगीण विकास में, बहुमुखी विकास में, चतुर्मुखी विकास में। यूज कर लीजिए सारे हिंदी के शब्द, और एज वेल एज इन द इंग्लिश, द मल्टी फेसेट द पर्सनालिटी, पैरानोमा, कैनवास, लाइक दैट। क्योंकि लोग भ्रमित होते हैं संस्थाओं के नाम से। हिंदी का वो मुहावरा आ जाता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। या ऐसी संस्थाओं में पहुंच जाएंगे, ऐसे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे, संस्था तो बहुत बड़ी है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट बहुत कुछ है, लेकिन जो गाइड मिल गया वो कुछ नहीं है। हाँ है, लोग बहुत सारी जगहों पे हैं, गिन लीजिए, चाहे जिसको गिन लीजिए, हम भी को गिन लीजिए, बहुत सारे लोगों की नज़र में हम कुछ भी नहीं है। तो मैं भी मान लेता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी श्रेष्ठता को हम स्वीकार करते हैं, और परिश्रम करेंगे, खुद का व्यक्तित्व और अच्छा बनाएंगे। सीखना तो एक अनवरत प्रक्रिया है, सीखते रहते हैं। तो ये ध्यान देना होगा आपको कि आपकी इंस्टीट्यूट, आपका इंडिविजुअल, आपका सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ों पर आपको एकमत होना है, और ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सारे निर्णय बड़े क्रूशियल होंगे आपके लिए, और वो आपको लेने होंगे। तभी ये उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले की रंगत आएगी, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये एक चल रहा है
इसमें एक कंसर्ट है जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, श्री हरिप्रसाद सरसिया जी हैं और श्री शिव कुमार शर्मा जी हैं, संतूर, बांसुरी और तबला। जब ये एक साथ ऑर्केस्ट्रेटेड आपके साथ होगा तो मैंने 3 वाद्य यंत्र का नाम लिया यहाँ पर, संतूर, बांसुरी, तबला। ठीक, आप इतने धनी हों भाग्य के और अपने परिश्रम से इस स्तर पर पहुँचे हैं कि आपकी संस्था जहाँ से आप पीजी करने जा रहे हो, आपका सब्जेक्ट जो आपको मिला हो और आपका सुपरवाइज़र जो आपको मिला हो, तीनों की ये युगलबंदी हो कि आप ध्वज फहराएं उस विषय विशेष में, अपने व्यक्तित्व में इतना अच्छा निखार ले आएं। You create your personality, you develop your persona at par to excellence. That is my wish. And then you will be able to serve Ayurveda in a very better way, in an effective way, in a meaningful way. Yes, friends. So ये आपको डिसीजन बहुत समझ के लेना है, इसलिए मैं आपको इतने सारे उदाहरण दिए। मुझे याद है एक मेरे मित्र को लर्नर डॉक्टर अपूर्व भट्ट जी हैं, भावनगर में हैं। ये अक्सर भोजन के पश्चात जामनगर के दिनों में, जामनगर डेज एज मालगुडी डेज का एक सीरियल आता था ना, तो जामनगर डेज कितना हम लोग तो दिन रात का कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, हॉस्टल में किसी के भी कमरे में पहुंच जाते थे, चाहे डॉक्टर प्रशांत सरकार हों, चाहे वो डॉक्टर मुरलीधर हों, और रसास के लोग पीजी बॉयज़ हॉस्टल में अलर्ट रहते थे कि आज किसके यहाँ सर पहुंच जाएंगे पता नहीं है। इसे कमरे को लोग साफ़ सुथरा और पोस्टर विहीन रखते थे और हम पहुंचते थे और बच जाते थे 1-2 किसी भी विषय पर चर्चा करते हुए इन लोगों के साथ। तो दो जामनगर डेज एंड हाउस ऑफ कॉमन्स कहते थे आज के बड़ोदरा के प्राचार्य प्रोफेसर भरत कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, नॉट कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स पीजी बॉयज़ हॉस्टल जो है। हाँ, लॉर्ड्स थे ही सभी बच्चे वहाँ। तो वो अक्सर 9 बजे के बाद अपूर्व भाई आ जाते थे और फिर शास्त्र चर्चा शुरू करते थे, धातुवाद और देहवाद की। और फिर मैं उनसे पूछता था कि भाई तुम ये कहाँ से सीखे हो, मैं तो इसको किसी किताब में नहीं पढ़ पाया। मैं बड़ा तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे ये सब आप मुझे बता रहे हो, ये कहाँ लिखा हुआ है, रसशास्त्र के ये सारी गूढ़ रहस्य कहाँ हैं। तब अपूर्व भाई जो है एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहते थे, सर हम उसके यहाँ जाते हैं, हम बुधू भाई से मिलते हैं, पता नहीं किसी का नाम लेते थे वो, कि वो सर वो अपने आप विद्या जानता है, सब बताता है, रसौषधियों का निर्माण करते हैं, गुरु जी हैं। तो मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे सुपर स्टार जो आपके विषय विशेष में आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, वो इन महान संस्थाओं से नदारद हैं, कहीं दूर बैठे हुए हैं, उनको ढूंढिए। एक ही बात कह रहा हूँ कि नदारद हैं, वो किसी संस्था के रोल पे नहीं हैं, वो स्वयं में एक लिटरेचर है, स्वयं में वो एक सिग्नेचर हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करिए। आपकी बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, नहीं होती हैं तो लेकर के जाइए और उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ होकर के और क्या बन करके निकलते हैं इस 3 साल की अवधि में। आपको एक बात और बताऊं, आप लोगों में से कितने लोग प्रोफेसर MS वालियाथन साहब का नाम जानते हैं? सोचिए एक मिनट। प्रोफेसर MS वालियाथन याद आया? जानते हो तो बहुत अच्छा, न जानते हो तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक नेशनल रिसर्च प्रोफेसर हुई और बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इज अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन। मैंने पहली बार इनको देखा था 2008 में ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PSA, विज्ञान भवन। और इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था एज PSA में,
ए साइंस इनिशिएटिव इन आयुर्वेदा, ए साइंस इनिशिएटिव इन आयुर्वेदा। उसमें 8 प्रोजेक्ट्स चले थे। एक प्रोजेक्ट रस सिंदूर का भी था, एक प्रकृति का था, और भी निदान वगैरह का थे। बस कंसंट्रेट हूँ रसशास्त्र में, तो इसलिए रसशास्त्र का ही विद्यार्थी बनने में, क्योंकि हर विषय में ये है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बस जो पकड़ा है वहीं पर काम करना है। तो रसशास्त्र का ही मुझे ज़्यादा अनुभव है, और अभी रसशास्त्र में ही सीख रहे हैं, रसशास्त्र विशेष कल्पना में। बाकी प्रोजेक्ट्स का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो रसशास्त्र में मुझे भी जगह मिली थी उस प्रोजेक्ट में एज ए मेंबर ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी। उस ज़माने में मित्रों 2008 में छोटा सा लेक्चरर वहाँ पहुँचा था, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर। पता नहीं किस तरीके से मुझे वहाँ नॉमिनेट किया गया था, और मैं था वहाँ। सौभाग्य मेरा। डॉक्टर आर चिदम्बरम थे, मुझे याद है उस समय PSA, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। और जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया कि मैं तब तक जामनगर से BHU से आ गया था, मेरा नॉमिनेशन संभवतः जामनगर से ही हो गया था। जब मैंने बताया कि मैं BHU से हूँ और वहाँ लेक्चरर हूँ रसशास्त्र डिपार्टमेंट में, तो मुझसे चिदम्बरम साहब ने पूछा था कि हाउ इज़ द कैनवस ऑफ योर वाइस चांसलर डॉक्टर पंजाब सिंह। मेरे समझ में ही नहीं आया कि पूछ क्या रहे हैं, कि हाउ इज़ द कैनवस ऑफ योर वाइस चांसलर डॉक्टर पंजाब सिंह। भाई वाइस चांसलर का तो BHU का वाइस चांसलर से मिलना बड़ी टेढ़ी चीज़ है। जामनगर बहुत बढ़िया है, जयपुर में भी वाइस चांसलर से मिलना बहुत बढ़िया है। मैं आई कम इन, दरवाज़ा खोले, मिले, बात किए, आ गए। यहाँ नहीं मिल सकते भाई, आज भी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपको देखना पड़ता है। मतलब अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है जल्दी, इतने सारे काम होते हैं, इतना महासमुद्र है। और ये नहीं वाइस चांसलर BHU इतने बिजी रहते हैं कि फैकल्टी का एक आता है, मिलने का टाइम आ जाता है, लेकिन बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था मित्रों प्रोफेसर MS वैलियाथन की। एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लेकर के नहीं पढ़ा, जब उसकी इच्छा हुई कि आयुर्वेद पढ़े। मेरे केरल के मित्र बहुत अच्छा बताएंगे, और उन्होंने प्रीफेस में भी लिखा है। ये तो बातें मुझे अचानक याद आ जाती हैं तो मैं बोलने लगता हूँ, नहीं तो मैं पढ़ के आता, देख के आता। लाइब्रेरी थे कि वो किस वैद्य के यहाँ जा कर के केरल में उसके यहाँ रहे थे, रेजिडेंसी स्कीम, रेजिडेंशियल, और उन्होंने पूरा आयुर्वेद का नॉलेज लिया। और फिर उन्होंने जो किताबें लिखी, मेरे मित्रों, उनको याद रखना और उनको देखना। उस पर आप, आजकल तो अमेज़न और नेट का ज़माना है, लेकिन लाइब्रेरी में भी कहीं कहीं अवेलेबल है। द लेगेसी ऑफ चरक, द लेगेसी ऑफ सुश्रुत, द लेगेसी ऑफ वाग्भट, 3 इतनी मोटी मोटी किताबें, एक रिव्यू टाइप प्रोफेसर MS वैलियाथन ने लिखा है। तो अगर आपको एक अलग एंगल से आयुर्वेद को सोचना है, एक साइंटिफिसिटी लानी है, या जो भी है उनके थॉट प्रोसेस हैं, आप उसे डिफ़र भी कर सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेद के मित्र डिफ़र करते हैं। मुझे याद है कि इनकी किताब को सिलेबस में लिया जाए कि न लिया जाए, इतनी मोटी किताब। और उस पर मैं बाय द वे मिनिस्ट्री में मेरा आना जाना, जब मैं स्वस्थ था, ऑप्शनली प्राय बहुत रहता था। वो एक अलग चैप्टर है, अभी उस पर नहीं बात करना चाहेंगे कि अब क्या स्थिति है और तब क्या स्थिति थी। समय परिवर्तनशील है, मैंने कहा ही पहले ही। तो मैं एक बार जब DC कटोच साहब के सामने, जब वो उस समय डिप्टी एडवाइज़र थे, मैं गया, किसी कमेटी में गया हुआ था, तो देख रहा हूँ कि वैलियाथन साहब की इतनी मोटी किताब को वो छेद करके नत्थी कर रहे हैं और उस पर कुछ नोट बना रहे हैं। मैंने कहा ये क्या, इतनी मोटी किताब का वो आप फर्स्ट पेज पोकर से नत्थी करवा करके भेज रहे हैं। भाई इस पर नोट बनाना है, ऑफिशियल रिव्यू नोट बनाना है कि ये किताब कैसी है और इसको CCIM के सिलेबस में या कितना इसको प्रोपोगेट किया जाए, और इसका स्टेटस क्या है, एकेडमिक एक्यूमेंट क्या है इसमें, in favor of Ayurveda or in not appropriate to Ayurveda. There is no question of favor or not doing favor. There is something which is a substance. Substance is right. Everything is right. It is appropriate or not appropriate. Inappropriate. Nothing like favor. Right? तो ऐसे कार्डियोथोरेसिक सर्जन जा करके केरल में किसी गांव में एक वैद्य के यहाँ आयुर्वेद पढ़े, अपनी
उम्र के 5वें 6ठे दशक में। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, माय डियर budding Ayurvedist and future stakeholders of Ayurveda, after 1 decade you will be in position to affect the policy, to make an impact on policy। तो जब आप वहाँ पर देखेंगे तो आप भी इसी तरीके के किसी व्यक्ति को छांटिए, एकलव्य बनिए, ज्ञान प्राप्त करिए, संस्थाओं पर मत निर्भर रहिए, इंडिविजुअल सुपरवाइजर पर भी मत निर्भर रहिए। ज्ञान प्राप्त करना है कहीं से भी प्राप्त करिए, वो आपकी क्षमता है, वो आपकी क्षमता है। मैंने इसीलिए आपको ये 2 उदाहरण दिए, प्रोफेसर MS वैलियथन का और अन्य मित्रों। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी फर्स्ट ईयर में आते ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करेस्पॉन्डेंस कोर्स या कुछ अलग से वर्कशॉप या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उनके सुपरवाइजर्स उनको डायरेक्ट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि नहीं भाई इसको कर लो, इसको कर लो, ये कर लो, ये काम आएगा, ऐसे काम आएगा। तो आपका PG में एडमिशन चाहे जिस विषय में हो, वो विषय बहुत मजबूत है, जिस विषय में भी वो विषय बहुत मजबूत है। यूनिवर्सिटी एकेडमिया में सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस सब्जेक्ट का कंटेंट है, उस सब्जेक्ट का थीम है। यदि आप सब्जेक्ट को समझ गए हैं, मास्टर हैं, तो आपकी डिसिप्लिन जो आप एक क्रोनोलॉजी बनाते हैं, और मैं उस क्रोनोलॉजी का यहाँ पर नॉमेनक्लेचर नहीं लिखना चाहता हूँ, लेकिन चलिए मान लीजिए कि एक जो आपने बांट रखा है कि क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, इस क्रोनोलॉजी में भी चलिए। तो महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट का कंटेंट है, और उस कंटेंट में आपके कितना डीप नॉलेज है, आपकी थ्रस्ट एरिया के how much that content is near to your thrust area, your individual thought processes, that will make your personality. Certainly that will make your personality and a different person from the crowd. You will not be in a mass, you will be a class if you follow these things, right? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ऊंची चीज़ है, कभी इस पर भी बात करेंगे। अभी तो हमारे YouTube चैनल पर चल रही है सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारी चल रही हैं, आप अगर देख रहे होंगे तो। अभी तो माइंड द मिलेट्स है, जो कि शायद 48 घंटे में हमारी एक MSc फूड एंड न्यूट्रिशन, जो हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर के रूप में हैं, अपर्णा सिंह, 1000 पहुंचने वाला है। तो भाई हम लोग तो बिल्कुल बिगनर हैं, इसमें शुरुआत की है, थोड़े से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन हाँ उसको काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, पब्लिक देख रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, सुन रहे हैं हम सभी लोग। तो उसी क्रम में आप ये पूरी सीरीज़ हमारी शायद सुने हो, और मैं कभी किसी के लिए बुरा करने का प्रयास नहीं किया हूँ, लेकिन यदि भावार्थ में ऐसा कोई समझ रहा हो, अनन्या प्रवेश में कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन आपके मस्तिष्क में खुद ही हो रहा हो, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे लिए सभी संस्थाएं, सभी शिक्षक सम्मान के पात्र हैं। जो भी संस्था आपको मिल रही हो PG करने के लिए, जो भी शिक्षक आपको एज ए सुपरवाइज़र मिल रहे हों, सबको सम्मान, आपको स्नेह। और जाते जाते एक बात और कहनी ज़रूरी है, आपको कुछ अच्छा संदेश देने के क्रम में मैंने कई मित्रों से बात की। उसमें हमारे एक मित्र प्रोफेसर हितेश व्यास जी भी हैं, इक्का जामनगर में डीन एकेडमिक हैं, और बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे ही प्रश्न करता था। आज आपसे रिवील कर रहा हूँ, किसी विषय व्यक्ति को फ़ोन लगाया और कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ये 4 संस्थाएं हैं और एक ऐसा छात्र है जिसको कि चारों संस्थाओं में यही विषय मिल रहा है, द्रव्यगुण विषय ही मिल रहा है या क्या चिकित्सा ही मिल रही है, बताओ उन चारों में से कहाँ एडमिशन ले। अरे यार ये कैसा सवाल है भाई, सर ये कैसा पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं यही है, उस बच्चे के पास यही ऑप्शन ही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारों जगह उसको सल्ले मिल रही है, वो कहाँ से सल्ले ले। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए जानकारियाँ जुटाई और आपके सामने रखा है, बिना कोई मिर्चा मसाला लगाए।
जो सत्य है, जो तथ्य है, वो मैंने आपके सामने बोल दिया है। बाकी आपका भविष्य, आपका ये लकीर, हाथों की लकीर, मस्तिष्क की लकीर। चलिए, तो हमारे मित्र प्रोफेसर हितेश व्यास ने कहा कि मैंने भी ऐसा ही कहा है, जब तक उनसे बात हुई रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वक्त की पंक्चुअलिटी मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। मेरे सभी मित्र जानते हैं इस बात को। तो एक टाइम हमने सेट कर रखा है, उस समय पर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। हो गया ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो उनका फ़ोन बाद में आया, क्लास में थे। मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, मैं ये था मकसद। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है और मैं खुद देख के आया हूँ, खुद ही सीखा हूँ वहाँ से। शास्त्र पाठ की परंपरा मैंने मौलिक सिद्धांत से ही शुरू की, वहाँ रसशास्त्र विभाग में BHU तक लेके आया, कोशिश की, यहाँ भी शुरू किया। जो शास्त्र पाठ प्रोफेसर RR द्विवेदी जी का मैंने जाके तुरंत देखा सुना। मैं तो फर्स्ट ईयर में जब मैं 2000 में लेक्चरर ज्वाइन किया तो प्रोफेसर RR द्विवेदी सर से पूछ करके उनकी क्लास भी किया हूँ कि सर मुझे ज़रा पढ़ना है आपको। लेक्चरर था लेकिन क्लास में पीछे जाके बैठता था और फिर उसी बैच को बुधवार को पढ़ाता भी था जी। उसी बैच के साथ प्रोफेसर RR द्विवेदी सर की मैं क्लास भी करता था और उसी बैच को बुधवार को 2:30 से 3:30 इंटरेक्ट भी करता था। सीखने की ललक ऐसी होनी चाहिए। संस्कृत भी पढ़ता था उसी बैच के साथ। लेकिन चलिए, स्वयं की प्रशंसा नहीं, बस खाली विधि बता रहा हूँ, विधान बता रहा हूँ कि किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार, हाँ अहंकार, उसको छोड़ करके चलिए। तो मेरे मित्र भाई हितेश भाई ने कहा कि आनंद भाई हम एक ही बात कहना चाहते हैं। मैंने कहा बोलिए। कहे कि हमारे विभाग में शिक्षकों के बीच समरसता बहुत है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी शिक्षक के पास जाने के लिए स्वतंत्र है और दूसरा शिक्षक अगर किसी तीसरे शिक्षक से कुछ इनपुट लेकर के आता है विद्यार्थी अपने सुपरवाइज़र के अतिरिक्त, तो जो उसका सुपरवाइज़र है उसका स्वागत करता है, कहता है हाँ ये हमसे चूक हुई थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और उसको थैंक्स करता है। हमारे जो भी चीज़ें हों वो एक अलग इशू है, हम लोग मिल बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन विद्यार्थी उससे प्रभावित नहीं होता। विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षक के यहाँ जाता है, विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षक के यहाँ जाता है, उससे पूरा ज्ञान लेता है, और ये हमारे विभाग की सबसे बड़ी खासियत है। मैंने माना कि हाँ ये आपके विभाग की खासियत है, मैं इसको मानता हूँ। मैं तो ऐसे भी विभागों को जानता हूँ जहाँ विद्यार्थी को आने के साथ ही कह दिया जाता है कि फलाने के पास जाना नहीं है, गए तो खैर नहीं, उससे तो मिलना नहीं। हाँ, क्या करेंगे इस मानसिकता का? क्योंकि वहाँ अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत लगा हुआ है कि तुम मेरे अलावा किसी से कैसे कुछ पूछ सकते हो या कुछ जान सकते हो। जो कुछ है मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, दूसरे के पास जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊँ ये क्या होता है? दिस इज द इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर हु इज बैनिंग her students to meet with the other teachers. Yes, यदि कोई शिक्षक ये कहता है कि आपको दूसरे शिक्षक के यहाँ नहीं जाना है, तो इस जो शिक्षक मना कर रहा है ये उसकी व्यक्तित्व की कमी है और उसका एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा ही है कि कहीं मेरा विद्यार्थी दूसरे शिक्षक से ज़्यादा प्रभावित ना हो जाए। जी, सच्चाई यही है। तो हितेश भाई बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस तरीके के माहौल में काम कर रहे हैं। बड़ा अनुकरणीय है, हम लोग देखे हैं, जानते हैं, लेकिन ये माहौल मिलना मुश्किल है। जो छात्र आपके यहाँ जाता है बहुत ही भाग्यशाली है। और इस सीरीज़ का अंत भाग्य से और कर्मठता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि अपना ही उदाहरण दूंगा, अजमेर का दिया और अब अंत में जामनगर का देता हूँ। 1 मिनट को मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने पारिवारिक कारणों से, क्योंकि मुझे अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए अच्छे संस्थान चाहिए थे, मैं इधर इसी एरिया का रहने वाला हूँ, 200 किलोमीटर का मेरा घर है, अपने माता पिता की सेवा के लिए उनके पास रहना था,
और उस ज़माने के जामनगर का एजुकेशन स्टैंडर्ड जो हाई स्कूल इंटर का था और बनारस का स्टैंडर्ड था हाई स्कूल इंटर का, वो काफ़ी अंतर था। तो मैं अपनी पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी के लिए जामनगर में अपना कैरियर छोड़ करके आया। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं 1 मिनट को ध्यान आता है, समझने का प्रयास करता हूँ कि यदि मैं जामनगर ना छोड़ा होता तो आज मेरा कैरियर क्या होता। अब इसका आकलन तो मेरे मित्र ही करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। तो ये इसलिए आपको दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पीजी की सीट मिल रही है और आप किसी भ्रम में उस जगह को छोड़ दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पछताना ना पड़े। तो जो मिल रहा है, जो भी 2-3 ऑप्शन आपके पास हैं, उसको विश्लेषण अच्छे से करिए और फिर अपना प्रवेश लीजिए। विषय कोई भी हो, डिसिप्लिन कोई भी हो, द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड योर एक्सपर्टाइज इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रश द बुशेस के कार्यक्रम में कई समसामयिक मुद्दों को लेकर के हमेशा आपके बीच रहूँगा। जब भी समय मिले। पीजी फर्स्ट ईयर बड़ा टफ होता है, कहीं कहीं पर बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। कभी फिर बात करेंगे कि जामनगर के दिनों में फर्स्ट ईयर में अक्सर पेरेंट्स आ जाया करते थे बच्चों का इम्तहान दिलाने। उस स्टेज में एक वो था, और फिर हम ही लोगों के समय में वो 7 विषय से हट करके 2 विषय हुए। और मैंने माननीय कुलपति प्रोफेसर सावरकर सर से कहा था कि ये बताइए, मैं 65 क्लासेस लेता हूँ 1 साल में, अब घट करके नई टाइम टेबल में मेरे पास 6 क्लासेस हो जाएंगी पीजी फर्स्ट ईयर की, तो मैं क्या जा करके लखोटा लेक घूमूँ। ये मैंने मित्रों मीटिंग में कहा था। उस समय के मित्र मेरे गवाह हैं। मैंने कहा था कि माननीय कुलपति महोदय, अभी जब ये सिलेबस चल रहा है तो मैं एवरेज 65 क्लास लेता हूँ साल भर में पीजी फर्स्ट ईयर की, और ये जो नया सिलेबस लागू होने जा रहा है उस पर मुझे मात्र 5 या 6 क्लास मिलेगी। तो बताइए मैं इस समय में जा कर के अपने लखोटा लेक घूमूँ जामनगर का। मुझे डांट भी पड़ी थी, जिसे सामने सिखाया था, लेकिन मैं कहने से चूका नहीं था। लेकिन चलिए, समय है और अब बात इतनी सी है कि आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, आप अच्छी तैयारी करिए और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, अपने अनुभवों को साझा करिए। ब्रश द बुशेस चलता रहेगा आपकी सेवा में और हम लोग बात करते रहेंगे। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार, साधुवाद। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।